we look at like what role should international organizations play in reducing the violence against minorities in Bangladesh, so international organizations they can exert diplomatic pressure and global image. तो देखो, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की भी एक ग्लोबल इमेज है। और बांग्लादेश के ग्लोबल इमेज की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान जैसी नहीं है। पाकिस्तान की अगर आप ग्लोबल इमेज की बात करोगे तो एकदम बर्बाद है। मतलब पाकिस्तान को एकदम टेररिस्ट कंट्री से मतलब नापा जाता है। बट बांग्लादेश की ग्लोबल इमेज उतनी खराब नहीं है। बट अगर इस तरीके से वायलेंसेस होंगे तो डेफिनेटली बांग्लादेश की ग्लोबल इमेज भी बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो बांग्लादेश ग्लोबल इमेज इज टाइड टू इट्स इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग। तो अगर हम बांग्लादेश की ग्लोबल इमेज की बात करें तो जिस तरीके से बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वो एक ग्लोबल इमेज है बांग्लादेश की कि ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंड ये जो जो भी ग्लोबल इमेज होती है इट इज़ यूज्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि किसी भी कंट्री की अगर ग्लोबल इमेज अच्छी है तो फिर वो बहुत इजीली वो कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के साथ घुल मिल पाएगी, ट्रेड्स कर पाएगी, ट्रेड डील्स कर पाएगी। जैसे भारत की ग्लोबल इमेज काफी अच्छी है, इसीलिए भारत जो है बहुत इजीली ग्लोबलाइज हो पा रहा है, अलग अलग कंट्रीज के साथ वो ट्रेड डील साइन कर रहा है। इसी तरीके से बांग्लादेश की ग्लोबल इमेज भी कुछ ऐसी है कि इट इज अ ग्रोइंग कंट्री, जहाँ पे कि ग्लोबल लेवल पे बांग्लादेश की तारीफ करी जाती है कि किस तरीके से उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। सो किसी भी कंट्री का जो ग्लोबल इमेज है इट इज यूज फॉर अकाउंटेबिलिटी, लाइक ट्रेड कंडीशनैलिटी। ट्रेड कंडीशनैलिटी, सो द यूरोपियन यूनियन and the United States they often link trade preferences like GSP plus status to a country's human rights records। तो जो भी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स है उनका जो ट्रेड कंडीशनैलिटी है, उनका ये कंडीशन है कि वो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे प्रोवाइडेड उनका ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स साफ होना चाहिए। अगर किसी कंट्री का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड साफ नहीं है तो ग्लोबल पावर्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन दे विल नॉट डू द ट्रेड विद दैट कंट्री। तो यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स दे प्रिफर and they look into the human rights record before signing a deal, a trade deal with any country. International organizations they advocate for these carrots and sticks to ensure the government prioritizes minority safety। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का काम यही है कि किसी भी कंट्री की ग्लोबल इमेज को या तो बनाना या बिगाड़ना। अब मान के चलो कि किसी कंट्री में माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है एंड उस कंट्री की सरकार चुपचाप देख रही है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे कैन एक्सर्ट डिप्लोमेटिक प्रेशर जहाँ पे कि उस कंट्री की ग्लोबल इमेज की धज्जियां उड़ा दी जाएगी and उससे उस कंट्री की सरकार को नुकसान भोगना पड़ेगा। कैसे नुकसान भोगना पड़ेगा कि एक बार अगर बदनामी हो गई उस कंट्री की तो फिर आगे वो ट्रेड नहीं कर पाएगी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ। तो हमने देखा कि किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्ले अ रोल in reducing the violence against minorities in Bangladesh. So international organizations they can put diplomatic pressure on the Bangladeshi government which can affect its image, global image, and which can further disrupt the trade of Bangladesh with European Union and United States and United Nations oversight। So United Nations भी नजर रखता है, हर कंट्री पे नजर रखता है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स एंड ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स दे प्रोवाइड इंडिपेंडेंट वैलिडेशन ऑफ द क्राइसिस। अगर किसी भी कंट्री में कोई भी क्राइसिस है तो यूनाइटेड नेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं एंड ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स दे प्रोवाइड वैलिडेशन ऑफ क्राइसिस, इंडिपेंडेंट वैलिडेशन ऑफ द क्राइसिस।
So their statements force the government to address mob attacks and religious targeting on global stage. तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस भी एक तरीके का डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन कंट्रीज, क्योंकि जैसे ही यूनाइटेड नेशंस ने ये पाया कि किसी कंट्री में ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं, अत्याचार हमको देखने को मिल रहा है, लाइक मॉब अटैक्स एंड रिलीजियस टारगेटिंग अगर देखने को मिल रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस कैन exert प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। एंड इससे बेसिकली होगा क्या, इट विल प्रिवेंट द स्टेट्स फ्रॉम डिसमिसिंग देम एज माइनर इंटरनल स्कर्मिश। तो जब, तो एक तरीके से ये मजबूर कर देगा सरकारों को कदम उठाने के लिए, ये मजबूर कर देगा गवर्नमेंट्स को टू टेक एक्शन अगेंस्ट द वायलेंस ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, safeguarding religion, safeguarding regional stability. Now, international organizations can play a role in safeguarding regional stability. तो अगर हम कम्युनल वायलेंस इन बांग्लादेश की बात करें, इट हैज़ अ स्पिल ओवर इफेक्ट विच थ्रेटन्स द पीस ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि देखो, अगर बांग्लादेश में कम्युनल वायलेंस हो रहा है, स्पेशली हिंदूज के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो क्या भारत के हिंदू चुपचाप उसको देखेंगे? या अदर कंट्रीज में भी जो हिंदू कम्युनिटी है, क्या वो चुपचाप वो अत्याचार को होते हुए देखेंगे? नहीं। तो दैट इज द स्पिल ओवर इफेक्ट। अगर बांग्लादेश में कम्युनल वायलेंस होता है, हिंदूज के खिलाफ अत्याचार होता है, तो उसका इफेक्ट हमको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। सो द पीस ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट इज थ्रेटन्ड, एंड दैट इज द स्पिल ओवर इफेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्ले अ रोल इन सेफगार्डिंग रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, अगर सारे हिंदू एक हो गए, तो हो सकता है फिर एक वॉर भी अनाउंस हो सकती है। मतलब ये एक तरीके से रीजनल स्टेबिलिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, एंड उसी को रोकने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्ले अ रोल टू सेफगार्ड द रीजनल स्टेबिलिटी। सो प्रिवेंटिंग रेफ्यूजी क्राइसिस, तो जब भी लार्ज स्केल वायलेंस होता है, लार्ज स्केल वायलेंस, इट लीड्स टू माइग्रेशन इनटू नेबरिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अब अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ या रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ अगर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो वो जो माइनॉरिटीज हैं वो मजबूरी में बॉर्डर पार कर करके भारत आएंगे। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक द UNHCR, यूनाइटेड नेशंस, दे वर्क टू मॉनिटर दीज बॉर्डर्स। तो ये जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, दे मॉनिटर द बॉर्डर्स एंड दे प्रोवाइड humanitarian aid to the refugees, and they also put pressure on the Bangladeshi government to create safe environment that prevents the displacement. So this is how international organizations they prevent the refugee crisis। जहाँ पे अगर किसी भी कंट्री में लार्ज स्केल वायलेंस होता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर्स को क्लोजली मॉनिटर करती है, रेफ्यूजीज को ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड करती है, एंड जो आपके वो हैं वहाँ की सरकार है उस पर प्रेशर पुट करती है, सो दैट गवर्नमेंट टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन टू reduce the violence. Countering cross-border radicalization. Countering cross-border radicalization. So organizations like the SARC, South Asian Association for Regional Cooperation. So though it is politically challenged, this organization is intended venue for discussing how hate speech in one country triggers retaliatory violence in another. तो बेसिकली अगर हम सार्क की बात करें, वो एक ऐसा मंच है, विश्व स्तर में एक ऐसा मंच है जहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक एक मंच पे आती है, एंड
अगर हेट स्पीच किसी एक कंट्री में हो रहा है तो आपसी बातचीत से उसको सुलझाने की बात करी जाती है, rather देन गोइंग फॉर अ वॉर। अब जैसे अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है एंड वहाँ की सरकार अगर कदम नहीं उठा रही, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट कैन गेट इनटू अ वॉर विद बांग्लादेश। दैट इज पॉसिबल। टू अवॉइड दोज वॉर वी हैव इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक सार्क, जहाँ पे कि अलग अलग कंट्रीज एक मंच पे आती है एंड मुद्दों को डिस्कस करती है। वी विल ट्राई टू फाइंड कि वाई बांग्लादेशी गवर्नमेंट इज अनेबल टू reduce the violence against the minorities in Bangladesh, एंड देन मतलब मिलके बैठ के सुलझाता किया जाता है rather than going for a war। एंड इस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्लेटफॉर्म्स दे कैन सेफगार्ड द रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी, monitoring and technical support. So international organizations can play a role in reducing the violence against minorities in Bangladesh by monitoring the situation and also providing the technical support. So, international human rights organizations like the Amnesty International and Human Rights Watch, so they are conducting independent fact finding, जहाँ पे कि अगर कोई भी घटना घटती है तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं। So when local police reports are suspected of bias, international missions provide neutral documentations. तो international human right organizations like Amnesty International, Human Rights Watch, इनके जो वॉलेंटियर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो ग्राउंड लेवल पे जाके न्यूट्रल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो सच्चाई दिखाते हैं। न्यूट्रल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, lynchings, and this data is essential for international legal proceedings और sanctions। क्योंकि जब एक बार सच्चाई दिखा दी, अगर दुनिया को सच्चाई पता चल गई कि एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, जब ये ग्राउंड लेवल पे जाके न्यूट्रल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लोगों को सच्चाई समझ में आती है, दिखती है कि एग्जैक्टली exactly वहाँ पे क्या माहौल है, तो उस हिसाब से पर्याप्त सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट के खिलाफ एंड लीगल प्रोसीडिंग्स भी करी जा सकती है। एंड इस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं टू सेफ गार्ड द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट कदम है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएनडीपी, दे प्रोवाइड फंडिंग एंड ट्रेनिंग फॉर पुलिस रिफॉर्म एंड लॉ इन्फोर्समेंट। They provide funding and training for police reform and law enforcement, teaching officers how to manage crowds and to protect minorities without violating human rights. So capacity building में basically international organizations like UNDP, they provide funding and training for police reform and law enforcement, teaching officers how to manage crowds and protect minorities without violating the human rights। अब हम देखते हैं डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। लाइक अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो दे प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड्स, मतलब वो लोगों को सीधा मदद पहुंचाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस राहत पहुंचाते हैं, जिससे कि वो एक तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं इन एस्टैब्लिशिंग पीस एंड ट्रंक्वालिटी। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे provide legal and financial aid to the minor victims. So international NGOs, they provide the funding for local legal aid clinics like BLAST और ASK। तो बांग्लादेश में कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक ब्लास्ट एंड आस्क, जो कि लोगों की मदद करते हैं इन लीगल, इन फाइटिंग द लीगल बैटल। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दे फंड these
civil society organizations. So this local legal aid clinics, they represent minority victims in court. They provide legal aid to the minority victims, and international NGOs, they fund this local legal aid clinics like the Blast and Ask in Bangladesh. Emergency relief. International organizations, they also provide special emergency relief. So in the wake of mass arson or property destruction, groups like the Red Cross or World Vision, they provide the immediate shelter and food necessary to prevent the total social marginalization of the affected community. तो हमने देखा कि किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इमरजेंसी रिलीफ पहुंचाते हैं टू द विक्टिम्स. Like international organizations like the Red Cross, World Vision, they provide immediate shelter and food for the victims. And this is how direct like humanitarian intervention by the international organizations, they help the victims, and the goal is to prevent total social marginalization of affected community. क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हिंदुओं को एकदम साइडलाइन कर दिया गया. सो हमने बांग्लादेश में एक तरीके से टोटल सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ हिंदूज देखा. एंड वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर सकती है, मदद पहुंचा सकती है टू द हिंदूज इन बांग्लादेश. दे कैन प्रोवाइड लीगल एंड फाइनेंशियल एड टू द लोकल एनजीओस, local civil society groups who are providing legal support and financial support to the victims. And international organizations like Red Cross and World Vision, they also provide emergency relief to Hindus in Bangladesh, जो जहाँ पे कि जिन पे अत्याचार हुआ है, जिनके प्रॉपर्टी हड़प ली गई, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, घर से बेदखल कर दिया गया. सो शेल्टर एंड फूड कैन बी प्रोवाइडेड by the international organizations.